हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में हाउ व्हेन एंड वेयर चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके। और हमने क्या क्या पढ़ा था कि हिस्ट्री क्या होती है, हमें उसे कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, और हम उसे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स क्या होती हैं हिस्ट्री में, ठीक है, डेट्स क्यों पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में, ये पढ़ा था। पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ा था हमने कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं और जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री को कैसे पीरियडाइज करते हैं, ठीक है ना, कैसे पीरियड्स डिवाइड करते हैं हिस्ट्री के, ये हमने पढ़ा था। एंड कॉलोनाइजेशन पढ़ा था। ओके, कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा था। अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे के टॉपिक्स आज पढ़ेंगे। ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कैसे पता चलता है ये आज हम पढ़ेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कैसे पता चलता है, आज हम फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर। ओके, क्यों फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, जो हमने 3 डिवीज़न पढ़े थे ना हिस्ट्री के, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ओके, सो एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हमने 3 डिवीजन्स पढ़े थे, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस इसलिए करेंगे क्योंकि जो एंशियंट एंड मिडाइवल है उसमें हमें मॉन्यूमेंट्स, ठीक है ना, और जो आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, उससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। और जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं भी वो क्रेडिबल नहीं है, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन ट्रू है कि नहीं पक्का हम नहीं कह सकते। तो इसलिए हाँ, आज हम फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर, यानी कि कॉलोनियल पीरियड पर, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने मेजर पार्ट बताया था आपको क्या है, कॉलोनियल पीरियड यानी कि ब्रिटिश राज। ओके, तो आज हम उसी पर फोकस करेंगे क्योंकि उसमें हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो आज हम पता लगाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन, तब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था ब्रिटिश राज में उसके बारे में। हिस्टोरियंस यूज्ड वेरियस सोर्सेज इन राइटिंग अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, जो हिस्टोरियंस हैं वो वेरियस सोर्सेज यूज़ करते हैं राइटिंग में, जो उन्हें सोर्सेज मिलते हैं अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो पुराने 250 साल यानी कि आज से 250 साल जो पिछले हैं उसमें हमें रिटेन सोर्सेज मिलते हैं, तो उससे हिस्टोरियंस पता लगाते हैं कि तब का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, ठीक है ना। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो उसके रिकॉर्ड्स भी होंगे, ठीक है ना। सो द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन वॉज रिटन एज ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। जो ब्रिटिश लोग थे वो एवरी इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऊपर से कोई भी इंस्ट्रक्शन आया, ठीक है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट से कोई भी इंस्ट्रक्शन आया वो लिख लिया। प्लान वो भी लिखेंगे, कोई भी पॉलिसी आई, ठीक है, वो भी लिखेंगे। डिसीज़न आया वो भी लिखेंगे। एग्रीमेंट, किसी एम्पर से या इंडियन रूलर से उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया वो भी लिखेंगे, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन कोई उन्होंने की वो भी रिटन डॉक्यूमेंट होगा उनके पास, ठीक है ना। क्योंकि वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट। एक्ट ऑफ राइटिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग में क्रेडिबिलिटी होती है। आप हेयर से जो होता है, यानी कि आपने किसी को कुछ बताया, ठीक है, स्पोकन फॉर्म में, फिर उसने तीसरे को बताया तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट क्या होगा, हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। सो द ब्रिटिश सेटअप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस एज दे फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ लेटर एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। उन्होंने क्या किए, रिकॉर्ड रूम्स बनाए जिसमें वो रिकॉर्ड्स रखते थे। और वो रिकॉर्ड्स कैसे रखते थे, वो हर एक जो रिकॉर्ड होता था उसको एक सीरियल नंबर देते थे। जैसे A to Z हर एक इशू का अलग अलग सीरियल नंबर होगा, ए अलग इशू का सीरियल नंबर होगा, बी अलग इशू का होगा, फिर उसमें भी सब सेक्शंस होंगे, यानी कि A1 अलग ऑर्डर होगा, A2 अलग ऑर्डर होगा, ऐसे करके। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वो रिकॉर्ड्स रखते थे। इससे हमें पता चलता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा करते थे, क्या क्या ऑर्डर्स थे, तब वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाते थे, वो सब। और वो आर्काइव्स और म्यूजियम्स में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये सब रिकॉर्ड्स जो थे वो रखते थे, रिकॉर्ड रूम्स में रखते थे। अब अर्ली 19th सेंचुरी में क्या होता था, डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड एंड ब्यूटिफुली
बाय कैलीग्राफिस्ट। कुछ कैलीग्राफिस्ट होते थे। कैलीग्राफिस्ट कौन होते थे? जो कि लिखते थे, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट आया उसकी कॉपीज़ बनानी है। तो पहले क्या था, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं अर्ली 19 सेंचुरी में, तो कैलीग्राफिस्ट ही लिखते थे, उसकी कॉपीज़ बनाते थे डॉक्यूमेंट की, ठीक है ना। तो वो होता था अर्ली 19 सेंचुरी में। लेकिन मिडिल 19 सेंचुरी में क्या हुआ कि स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग हो गया, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हो गई और उसका स्प्रेड हो गया। तो मल्टीपल कॉपीज़ जो होती हैं डॉक्यूमेंट्स की वो बनने लग गई आराम से। कैलीग्राफिस्ट का जो काम था वो कम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि अब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो मल्टीपल कॉपीज़ आराम से बनने लग गई। सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सर्वेज थे वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्र्ड, ठीक है ना। ब्रिटिश जो थे वो बिलीव करते थे कि एक कंट्री को पूरी तरह जानना ज़रूरी है उसे एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले, ठीक है ना। उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले उसे पूरी तरह जानना ज़रूरी है। और जानेंगे कैसे? जब उसका हम सर्वे करेंगे, ठीक है ना। सर्वे क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अर्ली 19 सेंचुरी में क्या हुआ, डिटेल्ड सर्वेज टू मैप द एंटायर कंट्री हुए, ठीक है ना। रेवेन्यू सर्वेज इन विलेजेस टू नो द टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा, फौना, लोकल हिस्ट्रीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, जो अर्ली 19 सेंचुरी थी उसमें डिटेल्ड सर्वेज हुए, ठीक है ना, बहुत बड़े पैमाने पर सर्वेज हुए, ब्रिटिश लोगों ने करवाए। रेवेन्यू सर्वेज इन विलेजेस टू नो द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है? रिलीफ, यानी कि कहाँ पर अर्थ का सरफेस कैसा है, कहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, रिवर्स हैं, ठीक है ना, कोस्टल एरिया है, कहाँ पर आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो वो सब टोपोग्राफी में आता है, उसके लिए सर्वे किए गए। सॉइल क्वालिटी कैसी है, कहाँ पर अच्छी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल मिलती है, कहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है ना, उसके सर्वेज। फ्लोरा, कौन से एरिया में कौन से जो प्लांट स्पीसीज़ हैं वो उगते हैं, ठीक है ना। फौना, कौन से एनिमल स्पीसीज़ कौन से एरिया में मिलते हैं। लोकल हिस्ट्रीज़ क्या हैं उनका, लोकल लोगों का उस एरिया का पर्टिकुलर का कल्चर क्या है, क्योंकि इंडिया बहुत फास्ट है तो हर एरिया में अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर है, ठीक है ना, अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, तो उनकी लोकल हिस्ट्रीज़ भी अलग अलग हैं। तो उनकी जो हिस्ट्रीज़ हैं अगर आपको पता होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपको हिस्ट्री पता होंगी तभी आपको अच्छे से प्रेजेंट समझ में आएगा कि चीज़ें आज ऐसी क्यों हैं, ठीक है। और तभी आप वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं जो हमने पास्ट में किए हैं। तो उसके लिए भी सर्वेज इंपॉर्टेंट हैं। एंड क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि एक साल में जो लोग हैं वो कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, कितनी क्रॉप्स उगाते हैं और कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं, वो हर अलग अलग एरिया का अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी सर्विस किए गए अर्ली 19 सेंचुरी में बाय ब्रिटिश फॉर इंडिया, ठीक है। देन आपका आता है एंड ऑफ 19th सेंचुरी। सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। जो सेंसस ऑपरेशंस हैं वो शुरू किए गए ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। सेंसस क्या होता है कि जनगणना जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। उसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन के बारे में। कैसा डाटा? डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। डिटेल्ड रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए जाते हैं ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। उसमें पूरी जो प्रोविंसेस थी, क्योंकि तब प्रोविंसेस थी ना, पूरा इंडिया जो था वो अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, ठीक है। तो उसके सारी प्रोविंसेस के डाटा कलेक्ट किया गया है। उस डाटा में क्या क्या होता था? नंबर ऑफ पीपल, इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, कौन कौन सी कास्ट के लोग हैं कहाँ पर, रिलीजन्स, कौन कौन से लोग कौन कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, और ऑक्यूपेशन कौन सा फॉलो करते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑक्यूपेशन में कौन से लोग। ये सारी चीज़ें डाटा होता था वो सेंसस में कलेक्ट किया जाता था एंड ऑफ 19th सेंचुरी में ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। वाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब ये तो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो अभी तक हमने पढ़े, लेकिन ये कुछ चीज़ें हमें नहीं बताते, ठीक है। क्या नहीं बताते? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। ओके, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस। कि जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें कई बार ये चीज़ें नहीं बताते कि जो इंडियन लोग हैं, ठीक है, उनको कैसा फील हुआ, इस पॉलिसी से उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बताते। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होंगे? हमेशा ब्रिटिश राज के ज़्यादातर उनके फ़ायदे ही गिनाएंगे, ठीक है, पॉलिसीज़ के। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि इस एक्शन से, इस पॉलिसी से जो नॉर्मल जो जनता थी, जो ऑर्डिनरी लोग थे, उस पर क्या
गलत इफेक्ट पड़े, क्या बुरा असर पड़ा, ठीक है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बताते हमें. वी नीड टू लुक दीज थिंग्स इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स विच आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. हमें ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मिलती हैं चीज़ें कि उन्हें कैसा फील हुआ नॉर्मल जनता को, जो कि बहुत हार्डर है उन्हें कलेक्ट करना ऑफिशियल रिकॉर्ड से. जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है. अब अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं वो हम पढ़ते हैं. सोर्सेज ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स: डायरीज ऑफ पीपल, ऑटोबायोग्राफीज, न्यूज़पेपर्स, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पोएट्स एंड नोवेलिस्ट, पॉपुलर बुकलेट्स, ठीक है. ये सारे सोर्सेज ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना. डायरीज पीपल की, ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है ना, न्यूज़पेपर्स, रिटन रिकॉर्ड्स एंड पोएट्स एंड नोवेलिस्ट, पॉपुलर बुकलेट्स, ये सारे के सारे जो हैं अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं. लेकिन इनकी भी एक दिक्कत है. दिक्कत क्या है? लिमिटेशन ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स. दे वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट. ये कौन डायरी कौन लिखेगा? जो कि पढ़ा लिखा होगा. ऑटोबायोग्राफी कौन लिखेगा? जो कि अब पढ़ा लिखा होगा. न्यूज़पेपर, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पोएट्स एंड नोवेलिस्ट, पॉपुलर बुकलेट्स, सारी चीज़ें कौन लिख सकता है? जो कि लिटरेट हो, ठीक है. अब जो इलिटरेट लोग हैं, ठीक है, जो कि उस टाइम पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट थी, ठीक है. तो अब उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है. वो ये डायरीज और ऑटोबायोग्राफीज़ और न्यूज़पेपर्स, रिटन रिकॉर्ड्स ये तो वो रख नहीं पाएंगे. तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स का कि सिर्फ ये हमें लिटरेट लोगों के ही एक्सपीरियंसेस बताते हैं, ठीक है. ये हुई आपके सारे टॉपिक्स. अब एक बार हम इसको समराइज़ कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन हमें कैसे पता चलता है? एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें रिटन रिकॉर्ड से पता चलता है, ठीक है ना. ब्रिटिश रूल चेंज्ड अ लॉट इन इंडिया. In the later half of the 19th century, both the direct administration of India by the British Crown and the technological change ushered in by the Industrial Revolution had the effect of closely intertwining the economies of India and Great Britain. ठीक है. These records were written by British officials to keep the track of their work and changes done in India. Specialized institutions like archives and museums were established to preserve important records. स्पेशलाइज्ड जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स बनाए गए, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए. उनके लिए रिकॉर्ड रूम्स बनाए गए, ठीक है ना. अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, मेमोज हैं, सर्वेज हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफीज़, ठीक है, रिपोर्ट्स, एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रैवलर्स, नॉवेल्स एंड पोएम्स. ये सारे के सारे हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है. अब इसके लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें रखने के लिए म्यूजियम्स और आर्काइव्स बनाए जिसमें वो ये सब चीज़ें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो थे वो प्रिजर्व करते थे. कौन? ब्रिटिश लोग. क्योंकि वो रिटन जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा पक्षधर थे, बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट को जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, जल्दी बदला नहीं जा सकता. उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो वैसी की वैसी बनी रहती है, इसलिए वो रिटन डॉक्यूमेंट्स रखते थे. Surveys like botanical, zoological, archaeological and anthropological and forest surveys were in the list of British administration. सर्वेज किए गए अलग अलग, ठीक है. सर्वेज अलग अलग किसके लिए किए गए? कल्चर के लिए, टोपोग्राफी के लिए, सॉइल क्वालिटी के लिए, फ्लोरा, फोना, लोकल हिस्ट्रीज, ठीक है, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, इन सब के लिए सर्वेज किए गए ताकि वो इंडिया को और अच्छी तरह जान पाएँ, ठीक है. क्योंकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन करना था, उनको रूल करना था इंडिया पर. तो उनका मानना था कि हम रूल तभी कर पाएंगे जब हमें इंडिया के बारे में अच्छे से पता होगा, ठीक है. द ब्रिटिश रूलर्स बिलीव दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटन अप. हमेशा वो चाहते थे कि हर एक प्लान, पॉलिसी, डिसीजन और एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए, ठीक है. दिस वॉज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट एन इशू. क्योंकि बाद में अगर हमें कभी डिबेट करने की ज़रूरत पड़ी या उसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा जैसा कि बनाया गया था. अ कीपर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉर्ड्स वॉज अपॉइंटेड इन 1771 विद अ मिशन टू अरेंज करेंट रिकॉर्ड्स एंड टू प्रिजर्व. वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करता था. दूसरा अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं. अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? डायरीज ऑफ पीपल, ऑटोबायोग्राफीज, न्यूज़पेपर्स, रिटन रिकॉर्ड्स वगैरह, ठीक है. इनके साथ लिमिटेशंस हैं कुछ. पहली लिमिटेशन तो ये है कि ये पर्सनलाइज्ड होते थे, ठीक है ना. तो पर्सनलाइज्ड होते थे तो इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व नहीं है जितना कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ब्रिटिश जो ऑफिसर्स होते थे वो जानबूझ के अच्छी तरह प्रिजर्व्ड रखते थे.
रिकॉर्ड रूम्स में, म्यूजियम्स में, आर्काइव्स में, ठीक है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। लेकिन ये जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ये पर्सनल होते थे, तो इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व नहीं है। दूसरा मेन लिमिटेशन इनके साथ ये है कि जो डायरीज़ हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, वो कौन मेंटेन करेगा? वो मेंटेन करेंगे लिटरेट लोग। लेकिन जो इलिटरेट लोग हैं, जो कि एक मेजर पार्ट था इंडियन सोसाइटी का ब्रिटिश राज में, उनके एक्सपीरियंसेस हमें अनऑफिशियल रिकॉर्ड से भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक मेन लिमिटेशन है अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स का, ठीक है। बाकी ये हो गया आपका चैप्टर पूरा। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आज अर्थ डे है, ठीक है। तो हम आपके साथ अर्थ डे सेलिब्रेट करेंगे आज। आपको क्या करना है, पोस्टर बनाना है एक A4 साइज शीट पेपर पर, ठीक है ना, या फिर फुल साइज शीट पर, आपकी चॉइस, ठीक है। उस पोस्टर में आपको अपना नेम, क्लास, स्कूल नेम लिखना है। एक कलरफुल पोस्टर होगा अर्थ डे से रिलेटेड ही, ठीक है ना। और उसके साथ आपको स्कूल यूनिफॉर्म में एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का बनाना है और उसे सबमिट करना है, ठीक है। पोस्टर के साथ जो आपका वीडियो होगा उसे सबमिट करना है, किसको? अपने क्लास टीचर को, ठीक है, कल तक, यानी कि 23 अप्रैल तक। ओके, थैंक यू।